अगर कुछ करने का जज्बा हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं अद्वितीय वशिष्ठ, मैथ्स फैकल्टी कैरियर एप्लीकेशन, आज आपके सामने एक बच्चे का इंटरव्यू लेके आया हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से एक नहीं दो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आपका एसएससी एमटीएस और डीएसएसबी का एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है। तो फिलहाल हम मुख्तार अंसारी से आज बात करेंगे और जानेंगे उनकी सफलता का राज, कैसे उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। लेकिन सबसे पहले मुख्तार, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था, कैसा फील हुआ उन्हें? सर, जब एमटीएस 2020 का रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैं घर पे ही था। तो रिजल्ट देखा था तो मैं अपने रूम में था। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ मैं तुरंत भागते हुए सबसे पहले अपने पापा के पास गया और उन्हें बताया। वो सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद मेरे भैया भाभी है, उन्हें भी बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर नेक्स्ट मेरी वाइफ है, ठीक है, उन्हें भी बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी वो। चलिए, अच्छी बात है। जब सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में तो खुशी वाली बात भी है, खुशी होती है, सबको खुशी होती है। और स्पेशली आपको जब सिलेक्शन हुआ तो घर वालों को अच्छा लगा ही होगा। और कुछ आप बताना चाहेंगे जैसे कि क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका और यार एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? पहले हम एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन हुई, कहाँ से आप पढ़े और कैसे कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर, 12th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। मतलब आपकी बेसिक स्कूलिंग गवर्नमेंट जॉब से हुई, गवर्नमेंट स्कूल से आपकी बेसिक स्कूलिंग हुई है? जी, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स करा था। वो करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरे को एसएससी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं। मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और आपको अभी तक गवर्नमेंट जॉब की एसएससी वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी? मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। फिर एकदम से कैसे आपके मन में, कहाँ से आपको ये एहसास हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैं एसएससी वगैरह की भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ? कैसे आपको एकदम से रियलाइज़ हुआ? एक्चुअली मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने वो मतलब एग्ज़ाम देते रहते थे, प्रिपरेशन करते थे, लेकिन मुझे ज़्यादा बताते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो कोचिंग देते थे और वहीं पे अपनी तैयारी करते थे, तो इतना हमें पता नहीं चला। ओके। तो जब 2019 में उनका कॉल लेटर आ गया तब पता चला कि वो प्रिपरेशन करते थे और एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है। तो उनसे आप इंस्पायर हुए? फिर उसके बाद उनसे मैं इंस्पायर हुआ और फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ, ट्राई करता एक बार। ओके। फिर मैंने स्टार्टिंग और 2019 में आपने पहली बार अपनी तैयारी स्टार्ट की? हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 2019 में तैयारी स्टार्ट की और 2020 का आपका एमटीएस एसएससी एमटीएस आपका पहली बार क्लियर हुआ? जी। ठीक है। तो वहाँ से आप इंस्पायर हुए, मतलब आपकी जो मेन इंस्पायरिंग पॉइंट था वो आपके भैया थे। भैया को, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको देख के वो इंस्पायर होता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके आसपास आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशन में कोई, या गाँव में आसपास कोई भी हो सकता है। नॉर्मली बच्चे ऐसे ही इंस्पायर होते हैं। तो आप अपने भाई से इंस्पायर हुए और आपने भी पढ़ाई तैयारी स्टार्ट की और फाइनली आपने एसएससी एमटीएस में पहली बार सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद फिर आपको फिर और लगा कि आपको और आगे और भी एग्ज़ाम देने चाहिए? जी सर। तो फिर आपने फिर और भी एग्ज़ाम दिए? जी, मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे बैंक के भी दिए, DSSB के दिए। DSSB में मेरा जूनियर क्लर्क है, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। DSSB में भी आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है जूनियर, एज ए जूनियर क्लर्क। बहुत बढ़िया। मतलब एक कहावत है ना कि हम हमेशा क्लास में बोलते हैं कि जब तक आप कैपेबल नहीं होते तो सिलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप कैपेबल होते हैं, जब आप एक जॉब में सिलेक्शन लेते हैं तो फिर आपका लाइन से सिलेक्शन होता है। मतलब फिर आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं लगभग सब में आपका सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक पहुंचने की मेन बात है कि एक लेवल तक पहुंचने की, जब आपको कुछ चीज़ें आती हैं तो फिर कोई एग्ज़ाम हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और जब हमें नहीं आती हैं तो फिर तो हर बार हम वो 2 4 5 नंबर से लगभग रह जाते हैं। चलिए, आपने जो मेनली आपकी जो स्ट्रेटजी रही, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो की? मतलब मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है मैथ्स में, तो स्पेशली बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते। आप कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, थोड़ा सा मैथ का टच होता है, हाँ, लेकिन जो आर्ट्स वगैरह वाले होते हैं, आप बहुत से बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते उनको बहुत दिक्कत होती है। तो क्या आपने मतलब स्ट्रेटजी फॉलो की? क्या आप बताना चाहेंगे कि जो और बच्चे फॉलो करें उनका भी सिलेक्शन हो? जी सर, स्ट्रेटजी ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट करा था 2019 में, तो मुझे टीचर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। Okay. कौन सा टीचर सही है या
कैसा होगा कुछ पता नहीं था। हम्म। तो मैंने खुद से ही तैयारी शुरू करी थी। ठीक है। फिर खुद से पढ़ता था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। ओके। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। रीजनिंग में भी दिक्कत आती थी। जीके तो वैसे ही बहुत vast जी के है। तो डाउन रहती ही रहती है। और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मतलब कुल मिला के हर सब्जेक्ट में दिक्कत थी। subject में काफी- आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे फिर स्टार्टिंग आगे? में 2-3 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने खुद सोच रखा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, बहुत बढ़िया। करना है मुझे। तो मैं लगा रहता था, पढ़ता रहता था। फिर पढ़ते पढ़ते जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो कुछ क्लियर होने लग गए। तो YouTube से पढ़ना मैंने स्टार्ट करा। वहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल थे, मैं देखता था। तो पढ़ते पढ़ते काफी कंफ्यूजन सा हो जाता होगा, मतलब काफी एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ने में कभी कहीं कुछ चल रहा है, कभी कहीं कुछ चल रहा है, तो पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस सा क्रिएट होता होगा। और वहाँ पे थोड़ा सा रिलायबिलिटी का भी हो जाता है कि कौन सा टीचर वहाँ पे भी बेस्ट है या नहीं है, वो करा रहा है या नहीं करा रहा। इस चीज़ का पता नहीं चलता क्योंकि स्टार्टिंग तक कुछ ज़्यादा एग्जाम दिए नहीं थे, लेवल पता नहीं था। तो मैंने ऐसे ही जस्ट जो मिल जाता था स्टार्ट कर देता, पढ़ता रहता था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर एक बार आपका देखा था यूट्यूब पे। ओके। आपकी एक क्लास देखी थी, वहाँ पे फिर मैंने आपका एक्सप्लेनेशन देखा। आपका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा था। चलिए, अच्छा है। क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसा करते थे कि भाई ट्रिक बोल देते कि ये ट्रिक है, ऐसे करके याद कर लो। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते उस चीज़ को कि ये एक्चुअल में आया कैसे, कि वो ट्रिक नहीं है कोई, वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है उसका। उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देते थे तो पता लग जाता था कि हाँ ये कंसेप्ट है। और उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता था तो उसमें भी वो कंसेप्ट लग जाता था, पता चल जाता था क्या ये ऐसे होगा। फिर आपने आगे कैरियरविल एप्लीकेशन पर? हाँ, फिर आपसे कैरियरविल एप्लीकेशन के बारे में भी पता चल गया। फिर वहाँ पर मैंने और भी टीचर्स को देखा तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और कैरियरविल टीचर्स में एक चीज़ है कि उनमें मैंने ऑनेस्टी देखी है कि वो काफ़ी ऑनेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा है, अच्छा लगा हमें। एज ए टीचर हम यही चाहते हैं कि हम अपना काम ऑनेस्टी से करें। तो फाइनली आपने स्टार्टिंग में अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, लेकिन दिक्कतें हुई, फिर आपने यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट, वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट, कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। फिर फाइनली आपको कैरियरविल एप्लीकेशन के बारे में पता चला और आप हमसे जुड़े और रिज़ल्ट अब सामने है। और बाकी सब्जेक्ट की फिर आपने, मतलब कि जैसे मैथ्स में बच्चों की बहुत दिक्कतें होती हैं कि बच्चे बार बार भूल जाते हैं, ये बहुत होता है। मतलब ये मोस्टली बच्चों की दिक्कत होती है कि सर मैं पढ़ता हूँ, ये मैथ्स में ही नहीं लगभग हर सब्जेक्ट की दिक्कत है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जिससे कि ये भूलने की जो दिक्कत है ना ये थोड़ी कम हो जाए? क्या करते थे आप इसके लिए? जी सर, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी, काफ़ी कुछ भूल जाता था बार बार। तो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, नोट्स कर लेता था जो भी कंसेप्ट वगैरह है। जैसे जीके उसमें तो जो भी करंट अफेयर है वो लिख लेता था मैं स्टार्टिंग में। ओके। तो नोट्स बना लेता था, उसके बाद बार बार उन्हें प्रैक्टिस करता रहता, रिवाइज करता रहता था। कुल मिलाकर फंडा एक ही है कि प्रैक्टिस रिवाइज आपको करनी पड़ेगी। मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आप दवाई खाओगे और एकदम से परफेक्ट हो जाओगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपको ये हर बच्चे के लिए, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों की दिक्कत होती है कि सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो कुल मिलाकर के आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही आपकी लॉजिक क्लियर होंगे और आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नोट्स बनाइए उसके जैसे भी आप बनाते हैं और उसको बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करने से वो आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मोस्टली बच्चों की जो दिक्कत होती है ना वो मैथ्स की दिक्कत होती है कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैथ्स को बच्चे कहते हैं सर हम बार बार भूल जाते हैं, तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की ये मैथ्स के भूलने वाले तरीके को, कि बार बार जो भूलना है इसको कैसे आपने इसको सॉल्व किया? मैथ्स के लिए आपके कैरियरविल एप्लीकेशन है, उस पर मैं आपकी वीडियोस देखता था। ठीक है, वहाँ से करता था, डेली देखता था। ठीक है। डेली जितने भी क्वेश्चन होते थे सारे करता था। ओके। उसके बाद जो भी मुझे लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और इसमें मुझे अभी थोड़ा और दिक्कत है और मतलब कि तो काम करना चाहिए, अलग से हाईलाइट कर लेता था। वेरी गुड। सैटरडे या संडे जब भी टाइम मिलता था उसे दोबारा रिपीट कर लेता था। ठीक है। इसी तरह करते हुए जब पूरा मंथ हो जाता था, ठीक है, मंथ एंड में एक बार दोबारा जो भी जिनमें डाउट्स रहता था
ठीक है। क्वेश्चंस को दोबारा कर लेता था। मतलब आप डेली, वीकली, मंथली वाला जो कॉन्सेप्ट हम नॉर्मल क्लास में बोलते हैं उसे आप फॉलो करते थे कि पहले किसी भी क्वेश्चन को डेली जो क्लास में पढ़ाया उसमें जो दिक्कत हो उसको दोबारा कीजिए, फिर उसको वीकली भी उसको रिवाइज कीजिए, फिर उसको मंथली, मतलब बार बार उसे रिवाइज करें तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती थी। और नॉर्मली सिलेक्शन के लिए जैसे जब बुक हम पढ़ते हैं तो बुक्स में आप, मतलब कई बच्चों का आता है कि सर हम क्या बुक्स पढ़े हैं, क्या हमें एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो क्या आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ी, आपने क्या क्या बुक्स पढ़ी, किस चीज़ को आप प्रेफर करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जी सर, ज़्यादातर तो PYQ और मॉक टेस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट देते थे और क्लास, बस 3 चीज़ों को आपने फॉलो किया। जी सर। जो क्लास में पढ़ते थे उसको, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका मॉक टेस्ट। जी सर। ठीक है, मॉक टेस्ट मतलब जो भी हम करते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए क्या फॉलो करते थे? जी सर, उसके लिए भी कैरवेरी लैब पे जो सर थे उन्होंने जो कराते थे डेली उन्हें कर लेता था, और जो नोट्स मिले थे उन्हें करता रहता था। ओके, मतलब नोट्स जो क्लास में प्रोवाइड कराया वो आप उनको फॉलो करते थे? बाकी मॉक टेस्ट से हो जाता था। हाँ, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट वगैरह। ठीक है। सेम जीएस में भी क्या आपका सेम पैटर्न था? जी सर, जीएस में भी लगभग सेम ही था। जीएस में भी वही था, मतलब सब सब्जेक्ट में आपका वही था कि जो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं आप उनको करें पहले, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें और उसके बाद फिर थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह दे दें, जिससे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस, आपकी स्पीड वगैरह मेंटेन रहे। जी सर। यही चीज़ें आपने फॉलो की? जी सर। तो फिलहाल आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए मुख्तियार जी, कि फैमिली में आपके कौन कौन हैं? जी सर, मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं। ओके। मॉम मेरी एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा। और मेरे भैया भाभी हैं। भैया भाभी हैं। उनका एक लड़का है। ओके। और मैं हूँ उनसे छोटा, और मेरी वाइफ है। ठीक है। और आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं नागलोई दिल्ली से बिलोंग। नागलोई दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं। फैमिली में आपके फिलहाल फादर हैं और बड़े भाई भाभी, ठीक, और आपकी वाइफ। जी। चलिए, तो फिलहाल अब फैमिली को काफ़ी अच्छा लगता होगा जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में। जी सर। तो काफ़ी अच्छा फील आता होगा। जी सर, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए, आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम तो ये कहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें। सिलेक्शन हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन आप जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक, वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब सफलता एक आपकी जो है वो एक सफ़र है। ये नहीं कि आप पहुंच गए, बस आपको सफलता मिल गई और आपने फिर ठीक है अब मेरा हो गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा जो बेटर के लिए कर सकते हैं वो करते रहें। तो मुख्तियार, जैसे कि कई बच्चों को तो सफलता कहते हैं सक्सेस बहुत ईजिली मिल जाती है और फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता। वैसे भी हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो फैमिलीज़ हैं वो मिडिल क्लास या उससे भी लोअर लेवल की फैमिलीज़ हैं, और पढ़ाई में उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशली आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रगल रहता है। तो क्या आपकी लाइफ कैसी रही है? मतलब आप एक फाइनेंशियली आपका स्टेटस क्या था और क्या आपने फील किया? क्या आपकी प्रॉब्लम्स थी? क्या आपने प्रॉब्लम फेस की, या फिर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम मिली नहीं? क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्या रहा आपका? जी सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। और वहाँ में ज़्यादातर ये होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि मैंने SSC की तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करी थी, ठीक है, तब तक मैं 21 प्लस हो चुका था। ओके। तो इस टाइम पे ज़्यादातर जो फैमिली होती है वो प्रेशर डालना शुरू कर देती है। बिल्कुल, को 21 प्लस मतलब कि आपको जॉब कहीं ना कहीं, अब कहाँ तक मैनेज करें। तो उसमें ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरे भैया की जॉब लग चुकी थी, तो उसके बाद मुझे लगभग 1.5 से 2 साल मिल चुका था कि तैयारी कर लो। ठीक है। मैंने 1.5-2 साल तैयारी करी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन तब तक नहीं हो पाया था। ओके। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगा कि कहीं जॉब करो, मतलब कहीं ना कहीं से अब इनकम की जरूरत है। जी। ओके। तो तब मैंने यही सोचा कि अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो 8 से 9 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, ठीक, फिर 1-2 घंटे आने जाने का भी जाएगा। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई के लिए फिर टाइम निकालना काफी टफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं बाहर जॉब करने के बजाय, मेरे पापा का कारखाना है, ओके, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं वहीं पे वर्क कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ पे जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक। वहाँ पे 3 या 4 महीने ही होता है ऐसा कि ज़्यादा वर्क करना पड़े। अच्छा, किस चीज़ का कारखाना है पापा का? कारखाना मेरे पापा का सैंडल्स का है। ओके। स्टिचिंग बफिंग वगैरह होता है, ऐसा काम ठीक है, होता ठीक है। तो वहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने ही वर्क अच्छा रहता है।
उसके बाद 8 महीने लगभग खाली रहता हूँ मैं। ओके, तो मेरे पास 8 महीने का पूरा टाइम मिल जाता था अपनी स्टडी के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी, और जो मेरा किताबें वगैरह होती थी वो ज़्यादातर मैं अपने कारखाने में ही लेके बैठता था। जो सिलाई मशीन होती है, इस पर जो स्पेस मिलता है, वहीं पे बैठ के करता बताइए, देखिए कितनी सीखने वाली बात है। मतलब आप काम भी कर रहे हैं और काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर आप अपनी किताबों को लेकर के पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि वर्क का कभी पता नहीं था कि कब आ जाए कब ना आए। ठीक जब है। खाली होता था तो मैं पढ़ता रहता था, ओके, और जब आ जाता था काम तब मैं काम करते रहते थे। उसके बाद फिर खाली होता फिर पढ़ लेता था। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप अपने पापा के कारखाने में काम भी करते थे और साथ में आप पढ़ाई भी करते थे। जी सर। मतलब कि आपको फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज भी करना था अपने परिवार के लिए, क्योंकि दिक्कत थी फाइनेंशियल, तो वो भी मैनेज करनी थी और आपको अपनी पढ़ाई भी करनी थी। जी सर। तो आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मतलब मोस्टली बच्चों की ये दिक्कत है कि फाइनेंशियली वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कम्प्लीटली सब चीज़ों को छोड़कर प्रिपरेशन कर सकें। तो क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? जी सर, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। पैसे की दिक्कत है। हाँ, और एक्चुअली मैं कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि आपने कैसे करा, मैं ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कंडीशन ऐसी है। तो कंडीशन मेरी भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, स्ट्रगल मैंने भी बहुत करा। तो एक्सक्यूज़ बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के आप मेहनत करनी पड़ेगी। साइड में आप थोड़ा बहुत कोई पार्ट टाइम 1-2 घंटे का कोई ट्यूशन्स वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिससे कि आपके खर्चे महीने के भी चलते रहें और आपको और पढ़ाई भी चलती रहे। मतलब पढ़ाई के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। चलिए मुख्तियार, थैंक्स फॉर कमिंग। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को, जो बाकी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC MTS की या फिर DSSB वगैरह की, तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। चलिए, ओके।